मेरी प्यारी बहनों, मैं प्रशांत दुबे इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम महिला पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती 2023 में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम की क्लास की शुरुआत करेंगे। कौन सा एग्ज़ाम है? महिला पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती 2023। इसमें जो महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं एवं कार्यक्रम है उसके क्लासेस की आज हम क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। तो हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस और उसके बाद हम टॉपिक पर सीधे आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो विभाग की योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं, योजनाएं एवं कार्यक्रम है ना, ये खुली सीधी भर्ती में 20 अंक का है। किसमें? खुली सीधी भर्ती में कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। 20 प्रश्न यहाँ से आएंगे, है ना। और परिसीमित सीधी भर्ती में कितने नंबर का है? 60 अंक का है। वैसे तो दोनों ही के लिए, खुली सीधी भर्ती के लिए भी और परिसीमित सीधी भर्ती के लिए, दोनों के लिए ही ये योजनाएं और कार्यक्रम जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि यहाँ 60 नंबर का है इसलिए इसमें इसकी महत्ता क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो पढ़ना दोनों को है, खुली वालों को भी और परिसीमित वालों को भी। इसको हल्के में लेकर नहीं चलना है क्योंकि ये सिलेक्शन पॉइंट है। जिसका ये कमज़ोर हो गया उसका सिलेक्शन थोड़ा दूर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या है। महिला पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती, परिसीमित सीधी भर्ती दोनों का समान सिलेबस है। उसमें विभाग से संबंधित जो योजनाएं एवं कार्यक्रम है उसका सिलेबस क्या है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस, और आज हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो सिलेबस में पहला क्या है? महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व, ये है हमारे सिलेबस में सबसे शुरू में, तो इसको हम देखेंगे, है ना। और दूसरा है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। तो ये दो टॉपिक आज हम क्या करेंगे? देखेंगे। हम क्या देखेंगे कि पहले टॉपिक की सारी चीज़ों को देखेंगे कि उद्देश्य क्या है, विज़न वगैरह क्या है, उसके अंतर्गत लाभार्थी क्या है, और भी जो भी तथ्य उन सारी चीज़ों को देखेंगे। साथ ही किस तरह के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं वो सारी चीज़ों को देखेंगे, और पूर्व में आए हुए प्रश्नों पर आधारित ही नए प्रश्नों को हम देखेंगे। जब हम कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे, एक दो टॉपिक, तो पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों को भी क्या करेंगे? देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं? इसका सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या है। कई लोगों को सिलेबस ही नहीं मालूम रहता है, वे लोग बिना सिलेबस के क्या करते हैं? पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहले क्या करना है? सिलेबस देख लेना है। ठीक है, तो ये है सिलेबस दोनों का, खुली सीधी भर्ती का और परिसीमित सीधी भर्ती का, महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं योजनाएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है? महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व। दूसरा है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। फिर तीसरा है आंगनबाड़ी की सेवाएं, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन। फिर चौथा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक के कार्यदायित्व। फिर पांचवा है आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड। फिर छठवां है पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, जिसमें क्या है? सामान्यतः बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, प्रसव के दौरान, मतलब गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात माता की देखभाल कैसे करना है, उसका पोषण कैसे करना है, तथा शिशु, नवजात शिशु की देखभाल कैसे करना है, उसका स्तनपान कैसे कराना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी इसमें देखनी है हमको।
फिर है कुपोषण, वृद्धि निगरानी एवं वजन त्योहार। फिर अगला है शिशु एवं मातृ मृत्यु दर और फिर टीकाकरण, जिसको रोगी प्रतिरक्षण भी कहते हैं। फिर देखेंगे बच्चों में बीमारियां। बच्चों में बीमारियां दो तरह की, एक पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियां और दूसरा अन्य सामान्य बीमारियां जो बच्चों को होती है जनरली, है ना। फिर केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, जिसमें ढेर सारी योजनाएं हैं, है ना। केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको 3 खंडों में बांट दिया गया है, ठीक है। एक तो इसमें सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण अभियान के तहत बांट दिया गया है। फिर दूसरा है शक्ति, मिशन शक्ति, और फिर बच्चों से संबंधित योजनाओं को मिशन वात्सल्य, तो वो देखेंगे। फिर राज्य मध्य की योजनाएं देखेंगे, इसमें भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं तो उसको देखेंगे। फिर है महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान है। तो हम सारे टॉपिक को बहुत ही सरल तरीके से और एक एक चीज़ों को देखेंगे, कुछ भी चीज़ हमसे छूटने ना पाए। कोशिश करूंगा मैं कि यहीं आपको क्या करा दूं, याद करा दूं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है जनरली आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान, तो ये आपको क्लिष्ट शब्दों में, कठिन शब्दों में मिलता है। इसको मैंने काफ़ी सरल कर लिया है और हम काफ़ी सरल शब्दों में इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको कठिनाई ना हो, ठीक। और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं क्या महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व, और फिर हम देखेंगे क्या सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं इसको। तो विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व देखने से पहले हमको क्या देखना होगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई, है ना, भारत में। वो सारी चीज को हमको क्या करना होगा, देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना, ठीक है, भारत में। पहले ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था, लेकिन अब क्या है, भारत में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में कब की गई, 1985 में। और आपको ध्यान होगा कि 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS की शुरुआत हुई थी, आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत हुई थी कब, 1975 में। तब तक ये विभाग अलग नहीं था, ये दूसरे विभाग के अंतर्गत आता था। इसको अलग से विभाग कब बनाया गया, 1985 में। तो यही लिखा हुआ है कि भारत में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में महिलाओं एवं बच्चों के समग्र शारीरिक मानसिक विकास के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था पहले, है ना, कि एक भाग के रूप में की गई थी। इस विभाग को 30 जनवरी 2006 में मंत्रालय का दर्जा दिया गया, है ना। अलग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही 1985 में इसको एक अलग से विभाग, एक मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग होते हैं, एक मंत्रालय के अंतर्गत एक या एक से अधिक विभाग हो सकते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग को एक अलग विभाग का दर्जा दिया गया। और इसे मंत्रालय कब बनाया गया, तो 30 जनवरी 2006 में अलग से मंत्रालय बनाया गया, ठीक है। पहले ये क्या था, विभाग था। विभाग कब बना, 1985 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत। और ये अलग से मंत्रालय कब बना, तो 30 जनवरी 2006 को, है ना। ये अलग से क्या बना, मंत्रालय बना। तो ये डेट याद रखिएगा, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक। अगला देखते हैं विजन क्या है इसका। महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास जो मंत्रालय है उसका विजन क्या है, तो हिंसा से मुक्त वातावरण में सम्मान के साथ रह रही तथा देश के विकास में पुरुषों के समान भागीदारी निभा रही सशक्त महिलाएं और सुसंपोषित बच्चे, जिन्हें शोषण मुक्त वातावरण में विकास एवं वृद्धि के सभी अवसर प्राप्त हों, है ना। मतलब क्या है कि ऐसे वातावरण उपलब्ध कराना जो हिंसा से मुक्त हो, जैसे घरेलू हिंसा होता है ना, सामाजिक हिंसा होती है महिलाओं के खिलाफ, तो वो हिंसा ना हो, हिंसा मुक्त वातावरण हो, है ना। देश के विकास में पुरुषों के समान भागीदारी निभा रहे हैं, तो देश के विकास में पुरुषों के समान भागीदारी निभा सके ऐसा वातावरण तैयार करना। और सशक्त महिलाएं और सुसंपोषित बच्चे कुपोषित ना हो, सुपोषित हो और महिलाएं सशक्त हों,
जिन्हें शोषण मुक्त वातावरण में विकास एवं वृद्धि के सभी अवसर प्राप्त हों। विकास और वृद्धि के उनको क्या हो, सभी अवसर प्राप्त हों। तो ये किसका विजन है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग और मंत्रालय का। ठीक है, अगला देखते हैं मिशन क्या है, अभियान क्या क्या है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलोन्मुख सरोकारों को मुख्य धारा में जोड़कर महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता का विकास करके तथा महिलाओं के संपूर्ण विकास हेतु उन्हें संस्थागत एवं कानूनी समर्थन प्रदान करके महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। क्या करना है इस अभियान में? क्या करना है? महिला बाल विकास विभाग जो अभियान चलाएगी उसमें क्या करना है उनको कि महिला को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके लिए क्या करना है? तो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विभागों में, विभिन्न मंत्रालयों में महिला से संबंधित जो कानून हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ना है, महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है ना, और उन्हें संस्थागत और कानूनी समर्थन प्रदान करना है। संस्थागत मतलब जैसे महिलाओं के लिए पहले कोई संस्था नहीं थी, अब क्या है? आंगनबाड़ी केंद्र है, नारी निकेतन है, सखी निवास है, और भी इसके अलावा ढेर सारी संस्थाएं हैं। तो संस्थागत और कानूनी समर्थन, तो कानूनी समर्थन मतलब जैसे दहेज प्रतिषेध नियम है, बाल विवाह प्रतिषेध नियम है ना, लैंगिक हिंसा उत्पीड़न अधिनियम है ना। तो ऐसा कानूनी सहायता उनको प्रदान करके उनका सामाजिक एवं आर्थिक क्या करना है? सशक्तिकरण करना है। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता का विकास करके और लक्षित समूहों के लिए अधिगम एवं पूरक पोषण हेतु पहुंच को सुकर बनाकर तथा उनके समग्र विकास एवं वृद्धि हेतु संस्थागत एवं कानूनी समर्थन प्रदान करके बच्चों का समग्र विकास एवं संरक्षण सुनिश्चित करना। अब दूसरा उद्देश्य क्या है? पहला तो हमने महिलाओं के लिए देख लिया, अभियान में दूसरा क्या करेंगे? तो बच्चों का क्या करना है? संरक्षण करना है और उनका समग्र विकास करना है। उनका समग्र विकास करने के लिए क्या करना है? उनको भी संस्थागत सहायता और कानूनी सहायता दिलाना है। तो बच्चों के लिए संस्थागत सहायता दिलाई गई है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र एक संस्था है। इसके अलावा बच्चों के लिए और ढेर सारी संस्थाएं हैं, जैसे बाल गृह, बाल संप्रेक्षण गृह, है ना, आफ्टर केयर, फॉस्टर केयर कार्यक्रम, ऐसे ढेर सारी संस्थाएं हैं। कानून भी हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है ना, और बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम है, ढेर सारे नियम, किशोर न्याय अधिनियम है। तो ढेर सारे नियम हैं बच्चों के लिए। ठीक, तो ये क्या है? मिशन है। ये केंद्रीय स्तर पर हमने देखा किसका? महिला एवं बाल विकास विभाग का विजन और अभियान। ठीक, अब हम देखते हैं क्या छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग का सामान्य परिचय, इसका उद्देश्य एवं दायित्व देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सामान्य परिचय। तो देखिए, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल संरक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया है ना। मतलब महिला एवं बाल विकास विभाग को कौन सा दायित्व दिया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं का और बच्चों का संरक्षण और उनका विकास का दायित्व दिया गया है। ठीक है, फिर है राज्य में एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण के साथ साथ महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व विभाग द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। तो महिलाओं और बच्चों से संबंधित जितने भी क्या हैं कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उन सब का क्रियान्वयन भी किसके द्वारा किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, कार्यक्रम गुणवत्ता उन्नयन, सामाजिक जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, समन्वय एवं प्रभावी पहुंच पर केंद्रित रहे हैं, है ना। ये तो सामान्य सा चीज़ है। महिलाओं एवं बच्चों के विकास के मुद्दों के साथ साथ महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण तथा बाल संरक्षण की दिशा में भी विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मतलब क्या करना है? केवल उनका संरक्षण और विकास नहीं करना है, बल्कि उनका क्या करना है? सशक्तिकरण भी करना है, ताकि वो सशक्त हों और पुरुषों के समान बराबरी से चल सकें। बच्चों को सुपोषण की दिशा में निरंतर अग्रसर कर बेहतर पीढ़ियों के निर्माण करने के लिए विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। बच्चों के लिए भी काम कर रहा है। सहयोगी विभागों, स्वयंसेवी संगठनों, विषय विशेषज्ञों के साथ समन्वय से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। विभाग अकेले ये योजनाएं नहीं चला पाती है ना। तो स्वयंसेवी संगठन जो NGO होते हैं, उनके माध्यम से,
और अन्य कई विभागों के माध्यम से सहयोग से, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग है ना, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग है, तो अन्य कई विभागों के सहयोग से अपने कार्यक्रम को चला रहा है। ठीक है, विषय विशेषज्ञों की राय भी ली जाती है। तो उन सब के माध्यम से छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग जो है अपने कार्यक्रमों को क्या कर रहा है, संचालित कर रहा है। विभाग के उद्देश्य क्या है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो शब्दशः लिखा हुआ है वहीं से क्वेश्चन बन सकता है। 3-4 पॉइंट दिया रहेगा कि छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं है या क्या है करके। तो इसका हर एक पॉइंट, उद्देश्य का हर एक पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। तो विभाग के प्रमुख उद्देश्यों में 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समेकित बाल विकास सेवा योजना का संचालन। पहला उद्देश्य क्या है, तो 0 से 6 वर्ष है ना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ICDS का समेकित बाल विकास सेवा योजना का संचालन करना है। ICDS है ना, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समेकित बाल विकास सेवा योजना, जिसको एकीकृत बाल विकास सेवा योजना या परियोजना भी कहते हैं। बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण से संबंधित अन्य योजनाओं का संचालन, ICDS का संचालन तो करना ही है ना, उद्देश्य किसका, महिला एवं बाल विकास विभाग का। इसके अलावा उसके अलावा जो भी कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उनका भी संचालन करना इसका उद्देश्य है। फिर बालक बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण, महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का सशक्तिकरण शामिल है ना, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करना और महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का सशक्तिकरण भी शामिल है ना। तो ध्यान रखना विभाग के उद्देश्य को, अलग अलग पॉइंट्स में पढ़ना इसको। अगला हम देखते हैं विभाग के दायित्व। विभाग के अब दायित्व क्या क्या हैं, ठीक है। तो दायित्व से भी क्वेश्चन आ सकता है, विभाग को क्या क्या काम सौंपा गया है जिसको उसको पूरा करना है, ठीक है। तो देखिए पहला काम क्या है, विभाग का दायित्व, इसको भी पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के दायित्वों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है या निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना, है ना। प्रदेश की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार तो लाना है, उसके अलावा स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में भी क्या करना है, सुधार लाना है। तो स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए ICDS चल रहा है, ठीक। और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। फिर उसके अलावा कुछ योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए महिलाओं को सहायता दी जा रही है, ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अन्य कई चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। दूसरा है बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना, कुपोषण से बचाना, है ना। फिर तीसरा है महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम तथा जागरूक बनाना, है ना। महिला से संबंधित जो भी संवैधानिक हित है, उनके अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा करना कि महिला को अधिकार मिले। साथ ही महिला की सुरक्षा से संबंधित जो भी कानून है उसके संबंध में महिलाओं को सक्षम बनाना है कि वो लड़ सके अपने अधिकारों के लिए, और साथ ही जागरूक भी बनाना है कि वो जाने कि हमारा ये अधिकार है, ठीक है। फिर चौथा है प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना। बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं चलाई जा रही होंगी, चाहे वो किसी भी विभाग द्वारा चलाई जा रही हो, उन सब का समन्वय कौन करेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा, ठीक है। महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वय, ठीक। फिर बाल अधिकारों का प्रभावी संरक्षण। आगे देखते हैं और कुछ है क्या। तो ऐसे 5-6 पॉइंट है ना, जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो सामान्य सा चीज़ था, ये आपसे बन ही जाएगा। अब अगला हम देखते हैं जो मुख्य टॉपिक है हमारे पास, पहला सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ये सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, ठीक है। क्या है देखेंगे। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, ICDS, ठीक। इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं। 1975 में क्या किया गया, महिलाओं एवं बच्चों के स्थिति में सुधार लाने के लिए, उनमें कुपोषण
को दूर करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ICDS की शुरुआत की गई थी। ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत बाल विकास बाल विकास परियोजना, एकीकृत बाल विकास परियोजना, ठीक है, जिसको समेकित बाल विकास परियोजना या समेकित बाल विकास सेवा योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कब शुरू किया गया था? 1975 में गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर को। ये आगे हम देखेंगे, आगे आएगा, अभी डिटेल में देखेंगे। 1975 में इसकी शुरुआत की गई और इसी के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई जो इस योजना को क्या करती? लागू करती, ठीक है। तो तब से लेकर 2021 तक ICDS ही चल रहा था, एकीकृत बाल विकास सेवा ही चल रहा था। लेकिन 2021-22 में इसको क्या कर दिया गया? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के नाम से इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसके पहले के कुछ उद्देश्यों में थोड़ा सा क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया और रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, क्योंकि भाई 1975 में बनाई गई थी स्कीम और धीरे धीरे उसमें कुछ रणनीतियाँ शामिल की गई, लेकिन फिर भी वो रणनीतियाँ क्या हो चुकी थी? पुरानी हो चुकी थी। तो 2021-22 में क्या किया गया? हाँ, इसे सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का नाम दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। और इसके उद्देश्यों में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, साथ ही रणनीति में कुछ परिवर्तन किया गया और पूर्व के कुछ योजनाओं को एक साथ जोड़ दिया गया। मतलब ICDS को तो जोड़ा ही, उसका पुनर्गठन करके उसको सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 नाम दे दिया और साथ में कुछ अन्य योजनाओं को उसमें क्या कर दिया? समाहित कर दिया। तो इतिहास क्या है? तो 1975 में महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई और आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास सेवा या समेकित बाल विकास सेवा की शुरुआत की गई, है ना, जिसे 2021-22 में क्या कर दिया गया? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का नाम दिया गया और इसके उद्देश्य में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और रणनीति में थोड़ा सा क्या कर दिया गया? चेंजेस किया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कहीं से भी इस टॉपिक के अंदर किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसको और थोड़ा ध्यान से और समझते हैं। हाँ, तो देखते हैं, भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवा व पोषण अभियान को, है ना, भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवा मतलब ICDS, पहले ये ICDS था, ICDS व पोषण अभियान को, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, को वित्तीय वर्ष 2021-22 में कब किया गया? 2021-22 में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में पुनर्गठित किया है, ठीक है। किसको किसको किया है? तो ICDS को और पोषण अभियान को, दोनों को पुनर्गठित किया है। किस रूप में? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में। कब किया है? तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया है, ठीक है। ध्यान रखना है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ICDS को पुनर्गठित कर क्या नाम दिया गया है? तो सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, है ना। और क्या दिया जा सकता है क्वेश्चन? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत पूर्व की किन योजनाओं का पुनर्गठन किया गया है? तो 2 योजनाएं हैं, एक एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS और दूसरा है पोषण अभियान। इन दोनों का पुनर्गठन किया गया है। इसके अलावा कुछ और योजनाएं भी शामिल हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही दोनों हैं, है ना। कब किया गया है ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में। अब ये कब के लिए किया गया है, तो इसका क्रियान्वयन कब किया जाना है? ये जो सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का अभियान शुरू किया गया है, इसको लागू कब करना है, कब से कब तक? तो 2021-22 से 2025-26 वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 से 2025-26 के दौरान इसका क्रियान्वयन करना है। ये किसकी अवधि है? तो 15वें वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। तो केंद्र में एक वित्त आयोग होता है जो सरकार को वित्त के संबंध में सलाह देती है और सहयोग देती है कि वित्त का वितरण विभिन्न योजनाओं में किस तरह से किया जाना चाहिए, सलाह देता है ना, और कहीं कहीं अनुदान भी देता है। तो अभी तक 15 वित्त आयोग हो चुके हैं। अभी जो चल रहा है 15वां वित्त आयोग है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अभी तक 15 वित्त आयोग
बन चुके हैं। अभी जो चल रहा 15वां वित्त आयोग है, वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 5 साल का होता है ना। तो अभी जो 15वां वित्त आयोग है उसका कार्यकाल क्या है, 2021-22 से 2025-26, और इसी 15वें वित्त आयोग के अवधि के दौरान ही इस सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का क्या करना है, क्रियान्वयन किया जाना है। ठीक है। तो ये अलग तरह से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का क्रियान्वयन कब किया जाना है, तो 15वें वित्त आयोग के दौरान या वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान। लेकिन पुनर्गठित कब किया गया, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में, 5 सालों के लिए, है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अलग अलग तरह के यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी हमने देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट में आते हैं। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है ना। पोषण सहायता कार्यक्रम है, एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है, जहाँ बच्चों को, महिलाओं को और बालिकाओं को अलग अलग पोषण सहायता न देकर एक ही जगह पर एकीकृत रूप से क्या देना है, पोषण सहायता देना है। तो यह एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। यह पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के माध्यम से, है ना। पहले जो ICDS में पूरक पोषण आहार का मतलब पोषण सामग्री का वितरण जो होता था और पोषण सामग्री जो बनती थी उससे संबंधित जो रणनीति थी उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे, है ना। और बदलाव के माध्यम से क्या करेंगे, बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना चाहता है। यह क्या करना चाहता है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 जो है वो पहले चल रहे ICDS के रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करके बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में, स्तनपान कराने वाली माताओं में और किशोरी बालिकाओं में पोषण से संबंधित जो चुनौती है, कुपोषण से संबंधित, उसको दूर करना चाहता है। ठीक है। और स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली कार्य प्रणालियों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक सम्मिलित इकोसिस्टम बनाना चाहता है। तो यह एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जिससे क्या हो, इन सभी का, बच्चों का, महिलाओं का, स्तनपान कराने वाली गर्भवती और किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका कल्याण हो और उनमें प्रतिरक्षा तंत्र का क्या हो, विकास हो, है ना। ऐसा एक सिस्टम ही बनाना चाहती है। ठीक। तो ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है मैं आगे आपको बताऊँगा। अगला हम देखते हैं क्या, वर्तमान पोषण कार्यक्रम में विभिन्न अंतरालों और कमियों को दूर करने, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। वर्तमान पोषण कार्यक्रम में विभिन्न अंतरालों और कमियों को दूर करने और कार्यान्वयन में सुधार के साथ साथ पोषण और बाल विकास परिणामों में सुधार में तेजी लाने के लिए मौजूदा योजना घटकों को पोषण 2.0 के तहत नीचे दिए गए मुख्य कार्य क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया है ना। तो वर्तमान में जो ICDS चल रहा था और पोषण से संबंधित अन्य जो कार्यक्रम चल रहे थे, पोषण अभियान वगैरह और भी जो भी, है ना, तो उसमें क्या करना है, उसमें जो गैप है, मतलब जहाँ कमी रह जा रही है, जहाँ हम लाभार्थियों को लाभ नहीं दे पा रहे हैं, महिलाओं को, बच्चों को लाभ नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको देखना कि ऐसा क्यों हो रहा है और उन कमियों को दूर करना। तो मतलब किसको दूर करना है, अंतराल को, गैप को और कमियों को दूर करना है। कहाँ हम गैप कर डाल रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, और कहाँ कमी रह गई है, उनको दूर करना है। ठीक है। तो योजना के घटक, अब देखते हैं योजना के अंतर्गत घटक क्या क्या हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत घटक क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा घटक क्या क्या हैं, है ना। तो एक है 6 माह से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम के माध्यम से पोषण के लिए पोषण सहायता। ठीक है। पहला घटक क्या है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का पहला घटक क्या है, मतलब इसके अंतर्गत पहला काम क्या किया जाएगा। तो 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को, साथ ही गर्भवती महिलाओं को, साथ ही स्तनपान कराने वाली माताओं को
पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा 3 चीज़ें मैंने बताई। 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को, ध्यान रखिएगा, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को, साथ ही गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण आहार प्रदान करेगा। ये गर्म भोजन के रूप में, गर्म पका हुआ भोजन के रूप में, या रेडी टू ईट के रूप में, है ना, टेक होम राशन के रूप में, या गर्म भोजन के रूप में। ठीक, इसके अलावा आकांक्षी जिलों में, आकांक्षी जिले मतलब भारत के कुछ पिछड़े जिले हैं जिनको आकांक्षी जिलों का नाम दिया गया है ना। तो उनमें छत्तीसगढ़ के 9 जिले आते हैं। अब शायद राजनांदगांव जिला का 2 भागों में बंटवारा हो गया होगा, तो 10 जिला हो गया होगा। तो बस्तर संभाग के 7 जिले, है ना, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, ये आते हैं। इसके अलावा कोरबा और राजनांदगांव ये आकांक्षी जिले में आते हैं। अब राजनांदगांव का विभाजन हो गया है, तो ये आकांक्षी जिले हैं। इन आकांक्षी जिलों में, ऐसे ही भारत में और भी आकांक्षी जिले हैं, तो इन आकांक्षी जिलों में क्या करेंगे, 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 14 से 18 वर्ष के किशोरियों को भी क्या करेंगे, पूरक पोषण आहार प्रदान करेंगे, है ना। ठीक है, पूरक पोषण आहार मतलब उनके पोषण में जो कमी रह जा रही होगी उनको पूरा करने वाला पूरक प्रदान करेंगे। तो क्या करेंगे, रेडी टू ईट के रूप में टेक होम राशन देंगे, या उनको गर्म भोजन के रूप में देंगे। ये व्यवस्था बाद में दिशा निर्देश में बताएंगे कि किसको कैसा देना है। कभी कभी राज्य भी योजनाएं चलाकर गर्म भोजन भी दे देती है, रेडी टू ईट भी दे देती है ना। तो 3-4 चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो बच्चे कौन कौन है इसके घटक में, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं, ये इनको सभी जगह दिया जाएगा, हर जिले में, पूरे भारत में दिया जाएगा। लेकिन जो 14 से 18 वर्ष की किशोरी है उनको केवल आकांक्षी जिलों में दिया जाएगा, हर जिले में नहीं दिया जाएगा। पहले यह 11 से 14 वर्ष के साला त्यागी किशोरी थे, अब इसको क्या कर दिया गया है, 14 से 18 वर्ष की हर किशोरी, चाहे वो साला जा रही हो चाहे उसने साला छोड़ दिया हो, आकांक्षी जिलों में 14 से 18 वर्ष की हर किशोरी को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाएगा। तो पहला इसका घटक क्या हो गया, पूरक पोषण आहार किसको दिया जाना है, हमने देख लिया, ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें वो घुमाकर थोड़ा सा दे सकता है, कैसे, तो 3-4 पॉइंट बना देगा, है ना। पूरक पोषण आहार दिया जाता है, 3-4 पॉइंट बनाएगा, उसमें से एक पॉइंट क्या बना देगा, 11 से 14 वर्ष की किशोरियों को। तो फट से किशोरी देख के आंसर नहीं लगा देना है, 11 से 14 वर्ष की किशोरी नहीं है, अब क्या है, 14 से 18 वर्ष के किशोरी हैं, वो भी आकांक्षी जिलों में है, सभी जिलों में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, है ना। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, मतलब आपने देखा होगा आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चे जाते हैं, वहाँ उनका क्या किया जाता है, देखभाल किया जाता है। देखभाल कैसे किया जाता है, तो उनको खिलाया जाता है, विभिन्न प्रकार के वहाँ खिलौने होते हैं, उनके बौद्धिक विकास के लिए गतिविधियाँ होती हैं, उनके मानसिक विकास के लिए गतिविधियाँ होती हैं, उनको शौच करना, है ना, पेशाब करना आदि सब सिखाया जाता है, स्वस्थ रहना, स्वस्थ आदतों को, स्वच्छता के आदतों को सिखाया जाता है, साथ ही शिक्षा भी दी जाती है, खेल खेल में शिक्षा। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना इस योजना का घटक है। और प्रारंभिक प्रोत्साहन, तो 0 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक प्रोत्साहन, है ना। अब इनको तो आंगनबाड़ी पढ़ने के लिए बुलाया नहीं जा सकता, तो इनको क्या करेंगे, तो इनकी माताओं को बताएंगे कि भैया 0 से 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका देखभाल कैसे करना है, उनको कब नहलाना है, कब धुलाना है, कब चेकअप कराना है, कब उनका वजन करना है, वो कुपोषित हो गए तो उनको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, किस तरह का इलाज करना है, इससे संबंधित बातें किसको बताना है, इनकी माताओं को और इन बच्चों के घर वालों को। तो प्रारंभिक प्रोत्साहन नाम दिया गया है इसको, 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों को की देखभाल के लिए जो घर वालों को और बच्चे के माताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा उसको प्रारंभिक प्रोत्साहन नाम दिया गया है। तो 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक प्रोत्साहन और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था। ठीक, फिर है आधुनिक उन्नत सक्षम आंगनबाड़ी सहित आंगनबाड़ी बुनियादी ढांचा, है ना। अभी जो आंगनबाड़ी है वो काफ़ी सारे किराए में चल रहे हैं, तो उनको खुद के भवनों में बनाना, उनके लिए मैदान, अब मैदान नहीं है तो छोटा मोटा मैदान उनके लिए बना देना, साथ ही वहाँ
उन्नत किस्म के मतलब अब क्या है सॉफ्टवेयर वगैरह आ गया है, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनकी देखरेख करना, उनको ट्रैक करना, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आंगनबाड़ी में क्या किया जा रहा है, संरचनात्मक और संस्थागत सुधार किया जा रहा है। ठीक, फिर है पोषण अभियान, जो 2018 में पोषण अभियान शुरू हुआ था, वो भी इस योजना के घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन आ सकता है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के घटक में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, या घटक में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो घुमाने के लिए क्या दे सकता है, 14 से 18 वर्ष के जगह में 11 से 14 वर्ष की बालिका, क्योंकि ये पहले था अब नहीं है, है ना। ठीक, अब आगे जाते हैं, विजन दृष्टिकोण, है ना। ये तो क्या था, योजना के घटक थे, योजना में क्या क्या किया जाएगा वो था। अब है विजन दृष्टिकोण। दृष्टिकोण क्या है, क्या विजन लेकर चल रहे हैं, है ना। जैसे आपका विजन होता है कि भाई मुझे क्या करना है, आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए आप क्या क्या काम करोगे, वो घटक हो गया, है ना, अलग अलग खंडों में बांटकर। और आपका विजन क्या है, तो आईएएस बनना है ना। तो देखते हैं, यह 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच कुपोषण की चुनौतीपूर्ण स्थिति का समाधान करेगा। इसका विजन क्या है, तो बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में, स्तनपान कराने वाली माताओं में और 14 से 18 वर्ष की किशोरियों में कुपोषण की चुनौती का समाधान करना। यह भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की आबादी में महिलाओं और बच्चों की संख्या 2/3 से अधिक है ना। भारत में महिलाओं और बच्चों की संख्या कितनी है, तो 2/3 से अधिक है। ये क्वेश्चन इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश जारी किया है, उसी में ये लिखा हुआ है। तो इसको भी क्वेश्चन बना सकता है कि भारत में महिलाओं एवं बच्चों की आबादी है 1/3 से ज़्यादा, 2/3 से ज़्यादा, 1/3 से कम, 2/3 से कम, इस टाइप से ऑप्शन बनाकर पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, महिलाओं और बच्चों की संख्या क्या है, 2/3 से अधिक है। क्लियर है बात। सतत विकास लक्ष्यों SDG की उपलब्धि इस कार्यक्रम के रूपरेखा में सबसे आगे है। यह SDGs विशेष रूप से जीरो हंगर पर SDG 2 और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर SDG 4 में योगदान देगा। सतत विकास लक्ष्य, अब ये देखते हैं कि ये सतत विकास लक्ष्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो आप जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो विश्व के लगभग 190 से अधिक देशों का एक संघ है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसमें अमेरिका, चाइना, भारत आदि, फ्रांस, है ना, आदि बड़े बड़े देश क्या हैं, शामिल है। 190 से अधिक देश हैं जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, UNO कहते हैं। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन होता है जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं। ये क्या है, 190 से अधिक देशों का संगठन है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, और उसके होने वाले सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा हुआ। इस महासभा में संयुक्त राष्ट्र ने, मतलब सारे राष्ट्रों ने मिलकर विकास का लक्ष्य तय किया। मतलब आने वाले 15 सालों में हम इन 190 देशों को विश्व के लिए क्या करना है, ऐसा करके लक्ष्य तय किया। 17 लक्ष्य थे, इन्हें ही क्या कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा 2015 में आने वाले 15 वर्षों के लिए, मतलब 2030 तक के लिए, कब तक के लिए, 2030 तक के लिए, 2016 से चालू होगा 1 जनवरी 2016 से, और 2030 तक के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए जिसको सभी को क्या करना है, पाना है। तो सतत विकास लक्ष्य, इसी को SDG कहते हैं, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल मतलब सतत, डेवलपमेंट मतलब विकास, और गोल्स मतलब लक्ष्य। तो सतत विकास लक्ष्य मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की उपलब्धि इस कार्यक्रम के रूपरेखा में सबसे आगे है। तो सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 जो है उसके रूपरेखा में सबसे आगे किसको रखा गया है, सतत विकास लक्ष्य को हासिल करना। तो पहले जो ICDS चल रहा था उसके उद्देश्य में क्या था, महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्थिति में सुधार करना।
अब उद्देश्य में थोड़ा सा चेंज किया गया है और उद्देश्य में मुख्य रूप से किसको शामिल किया गया है, SDG मतलब सतत विकास लक्ष्य के उपलब्धि को प्राप्त करना, मतलब सतत विकास लक्ष्य में जो टारगेट किया गया है जिस चीज को पाने का उसे प्राप्त करना इस कार्यक्रम की रूपरेखा में क्या है, सबसे आगे है। विशेषकर अब 17 लक्ष्य तय किए गए हैं, मैंने बताया, आगे देखते हैं। तो जो सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें ना क्या तय किए गए हैं, लक्ष्य तय किए गए हैं। इसमें क्या किए गए हैं, लक्ष्य, 17 लक्ष्य तय किए गए हैं। तो इनमें से एक है गरीबी की समाप्ति, दूसरा है भूखमरी से मुक्ति, तीसरा है लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता, चौथा है गुणवत्तापरक शिक्षा और पांचवा है लैंगिक समानता, है ना। ऐसे 17 लक्ष्य हैं, इनमें से 5 लक्ष्यों को मैंने लिखा है और बताया है, ठीक है। 5 लक्ष्यों को क्या किया है, मैंने लिखा है और बताया है। ऐसे 17 लक्ष्य हैं। तो इनमें से जो दूसरा लक्ष्य है भूखमरी से मुक्ति और चौथा जो लक्ष्य है गुणवत्तापरक शिक्षा, तो सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 जो है मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है, भूखमरी से मुक्ति, जीरो हंगर, इसको क्या बोलते हैं, जीरो हंगर, हंगर मतलब भूख, जीरो मतलब जीरो, गुणवत्तापरक शिक्षा, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। यही इसके रूपरेखा में सबसे क्या है, आगे है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं क्या, हाँ, तो सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि इस कार्यक्रम के रूपरेखा में सबसे आगे है। यह SDGs विशेष रूप से जीरो हंगर SDG 2, अभी हमने देखा SDG 2 सतत विकास लक्ष्य का जो दूसरा नंबर है, इसको SDG 2 कह रहे हैं हम लोग, इसको हम क्या कह रहे हैं, SDG 2 कह रहे हैं। क्या है, जीरो हंगर, भूखमरी से मुक्ति, इस पर, और गुणवत्तापरक शिक्षा पर SDG 4। तो SDG 4 में हमने क्या देखा, गुणवत्तापरक शिक्षा चौथे नंबर पर, तो इस पर अपना ध्यान क्या करेगी, केंद्रित करेगी, इसमें योगदान देगी। फिर है अगला, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, मिशन बच्चों के स्वास्थ्य और वयस्क उत्पादकता के विकास हेतु पोषण और बचपन की देखभाल तथा मौलिक शिक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये मिशन और किस पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो बच्चों के स्वास्थ्य और वयस्क उत्पादकता, बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो वही वयस्क बनेंगे और उत्पादक वयस्क बनेंगे, है ना, वो कुछ करेंगे देश के लिए, उत्पादक, मानसिक शारीरिक जो भी कर सकते हैं। पोषण और बचपन की देखभाल तथा मौलिक शिक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना, है ना, इसका उद्देश्य है, मतलब इसका विजन है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब उद्देश्य अलग से हैं, किसके उद्देश्य हैं, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की। तो ध्यान रखिएगा, हमने घटक अलग देखा, विजन अलग देखा और उद्देश्य अलग देख रहे हैं, है ना। उद्देश्य में 4 उद्देश्य हैं, एकदम याद कर लो, कंठस्थ कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, ऐसा मुझे लग रहा है, एक क्वेश्चन निश्चित ही एक क्वेश्चन आएगा। तो चारों उद्देश्य आपको याद रहने चाहिए। तो पहला उद्देश्य क्या है, देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करने के लिए, है ना। मानव एक पूंजी है, जैसे आपके पास कोई पूंजी होती है ना, जैसे जमीन एक पूंजी है, गाड़ी एक पूंजी है, सोना एक पूंजी है, वैसे ही मानव भी क्या है, देश के लिए पूंजी है। तो यदि वो मानव केवल बैठ कर खाए तो पूंजी नहीं है, फिर वो तो धन का नाश कर रही है, बल्कि वो और विकास करे देश का, तो ऐसे को हम पूंजी कहेंगे। तो देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करने के लिए उद्देश्य क्या है, पहला इसका, देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करना। कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना, दूसरा इसका उद्देश्य है। तीसरा है स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता और खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना, है ना। स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण, ताकि स्थायी रूप से स्वास्थ्य आए, भाई कोई बीमार है उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो स्वास्थ्य स्थायी रूप से थोड़ी अच्छा हुआ, वो तो ट्रीटमेंट हुआ तब तक के लिए है, यदि वो खान पान पर ध्यान नहीं देगा तो स्वास्थ्य स्थायी रूप से अच्छा नहीं रहेगा। तो स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता, कि किस तरह का भोजन करना है इसके संबंध में जागरूकता, और खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना, अच्छी चीज़ें खाए, इस आदत को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। फिर है प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमियों को दूर करना, है ना। पोषण संबंधी जो भी कमी है समाज में या विभाग द्वारा चला रही योजनाओं में, तो उसके रणनीतियों में जो भी कमी है उसको रणनीति के माध्यम से दूर करना, उन कमियों को, है ना। तो 4 उद्देश्य हैं। एक तो मानव पूंजी विकास में, इसको की पॉइंट से याद करना, मानव पूंजी विकास, कुपोषण की चुनौतियाँ,
स्थायी स्वास्थ्य कल्याण प्रमुख कमियों को दूर करना, पोषण संबंधी कमियों को दूर करना। ऐसा करके 4 पॉइंट पे याद करना। घटक अलग याद करना है आपको, विजन अलग याद करना है, उद्देश्य अलग याद करना है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, घटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उद्देश्य दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। विजन याद रहे या मत रहे, ये दोनों याद रहना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला हम देख रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्या होगा, क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, मतलब इनमें से किसी एक से क्वेश्चन आएगा। अब पुनर्गठित योजना में निम्नलिखित उप योजनाएं शामिल हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 में पूर्ववर्ती किन योजनाओं को शामिल किया गया है। तो देखो, मुख्य रूप से ICDS और पोषण अभियान को शामिल किया गया है, ये सबसे शुरू में हमने इंट्रोडक्शन में देखा है। इसके अलावा किशोरियों के लिए योजना को भी इसमें क्या किया गया है, शामिल है ना। किशोरियों के लिए क्या था योजना, तो इसी में हमने देखा कि आकांक्षी जिलों में 14 से लेकर 18 वर्ष तक की किशोरियों को भी क्या किया जाएगा, पोषण सहायता दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना क्या है, तो जो काम करने वाली माताएं हैं उनके बच्चों का देखभाल करना और उनमें पोषण को बनाए रखना, उनको अच्छा पोषण सुपोषण देना, है ना। तो काम करने वाली जो माताएं हैं तो कैसे उनमें पोषण अच्छा होगा, तो भाई आंगनबाड़ी जाएंगे, वहाँ खाना मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, है ना। तो ये 4 योजनाओं को शामिल किया गया है किसके अंतर्गत, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत। कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो ICDS तो है ही, पोषण अभियान है, किशोरियों के लिए योजना है और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना है। SAG है ना, स्कीम फॉर एंडोल्समेंट ऑफ गर्ल्स, है ना, ऐसा है, किशोरियों के लिए योजना। तो ICDS, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। तो पूछा जाएगा आपसे कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन योजनाओं को पुनर्गठित किया गया है। तो ये 4 योजनाएं पुनर्गठित की गई हैं। या पुनर्गठित सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 में कि कौन कौन सी उप योजनाएं हैं, तो उप योजना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ICDS, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय गृह योजना, शिशु गृह योजना। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं, फिर आज का क्लास यहीं रोकेंगे। अब देखते हैं वित्तीयन। वित्तीयन मतलब वित्त कहाँ से आएगा इस योजना के लिए, तो पोषण 2.0 केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत बंटवारे के अनुपात के आधार पर राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से लागू किया जा रहा केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है ना। ये जो सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सी योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब इसका संचालन कौन कर रहा है, केंद्र सरकार। लेकिन लागत का इसमें बंटवारा है, मेरे ख्याल से 60 और 40 का है, ये कहीं पर दिया हुआ नहीं था, इसलिए इसको हमने नहीं लिखा है ना, दिशा निर्देश में ही नहीं शामिल है, बाद में अलग से जारी करेंगे दिशा निर्देश, उसमें शामिल रहेगा। और पहले ICDS में यही था, 60-40 था, तो मेरे ख्याल से वही रहेगा। ठीक, तो ये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, मतलब केंद्र इस योजना को चला रही है, लेकिन सहयोग से, किसके सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके सरकारों के सहयोग से। मतलब 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश देगी। प्रशासन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी या केंद्र शासित प्रदेश करेगी। प्रशासन किसका रहेगा, राज्य सरकार का, लेकिन कार्यक्रम किसका है, केंद्र सरकार का, ध्यान रखिएगा, है ना। तो प्रशासन कौन करेगा इस पर, मतलब मुख्य रूप से योजनाओं को लागू करने का काम कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, है ना। और वित्त का बंटवारा दोनों में होगा, 60 केंद्र देगी, 40 राज्य देगा, ऐसा कुछ है। और कार्यक्रम किसने बनाए हैं, तो केंद्र सरकार ने। ध्यान रखना, अलग अलग पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। कुछ अन्य तथ्य हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक, तो पोषण 2.0 में स्टंटिंग मतलब बौनापन, है ना। पोषण अभियान जिसको पोषण 2.0 कर दिया गया है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, तो पोषण 2.0 में इसको अलग से हम पढ़ेंगे। केंद्र प्रवर्तित जो योजना है ना, वहाँ पोषण अभियान को शामिल किया गया है, तो वहाँ इसको हम अलग से पढ़ेंगे, तो और डिटेल में देखेंगे। अभी सामान्य रूप से देख लेते हैं। तो पोषण अभियान में या पोषण 2.0 में स्टंटिंग को, बौनापन को, स्टंटिंग मतलब बौनापन, एनीमिया और कम वजन के प्रसार को कम करना है। ठीक है, क्या करना है, पोषण 2.0 में
स्टंटिंग को, बौनापन को कम करना है, बच्चों में जो बौनापन है, एनीमिया रक्त की कमी को कम करना है, और कम वजन मतलब कुपोषण को क्या करना है, कम करना है। और इसके लिए क्या करेंगे, को कम करने के लिए मातृपोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार के मानदंड SAM और MAM मतलब चिल्ड्रन विथ सेवर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, है ना, मतलब गंभीर कुपोषित बच्चे। SAM तो इसको याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म को, मतलब गंभीर कुपोषित बच्चे, इसको ऐसा कहा जाता है। SAM सैम कार्यक्रम बोला जाता है। गंभीर कुपोषित बच्चों के को स्वस्थ बनाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसको सैम कार्यक्रम बोलते हैं। SAM सैम, है ना, मतलब गंभीर कुपोषित बच्चे। और MAM मतलब मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, मतलब बच्चों में, ये देखो यहाँ लिखा है सैम और मैम, तो मध्यम कुपोषित बच्चे, जो ज़्यादा कुपोषित नहीं है, थोड़े बहुत कुपोषित हैं, उनको मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन कहते हैं, मैम कहते हैं। के लिए उपचार प्रोटोकॉल, मतलब इनका उपचार, इनमें कुपोषण है, सैम और मैम जो बच्चे हैं इनमें कुपोषण है, एक में गंभीर कुपोषण है, एक में सामान्य कुपोषण है। तो उन कुपोषण को दूर करने के लिए किस तरह के उपचार के प्रोटोकॉल का, मतलब नियम का फॉलो किया जाएगा, है ना, उसको। और आयुष कार्य प्रणालियों के माध्यम से कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आयुष कार्य प्रणाली मतलब आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग के प्रणालियों के माध्यम से, कार्य प्रणालियों के माध्यम से उनके स्वास्थ्य को क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। ये समझ में आया, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो सैम बच्चे हैं और मैम बच्चे हैं, गंभीर कुपोषित बच्चे और सामान्य कुपोषित बच्चे, उनमें उपचार का जो नियम है उसको फॉलो करके, और आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग के जो कार्यक्रम हैं उनके द्वारा उनको ठीक किए जाने पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि उनमें क्या ना हो, बौनापन ना हो, एनीमिया ना हो और कुपोषण ना हो। ठीक, फिर है पोषण ट्रैकर। ठीक है, पोषण ट्रैकर द्वारा समर्थित एक नया मजबूत ICT केंद्रीकृत डेटा सिस्टम, जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW के RCH, है ना, पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको एक केंद्रीकृत ICT से, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आंगनबाड़ी केंद्रों को एक केंद्रीकृत ICT से, केंद्रीकृत मतलब एक जगह जहां इंफॉर्मेशन जाएगा केंद्र में, है ना, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। मतलब आंगनबाड़ी से डायरेक्ट डेटा कहाँ पहुँच जाएगा, केंद्र के एक जगह में पहुँच जाएगा, तो उससे जोड़ा जा रहा है। इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मतलब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, जिसको RCH कहते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, है ना, उस पोर्टल, है ना, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के RCH पोर्टल से, जिसको अनमोल नाम दिया गया है, उस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है किसको, आंगनबाड़ी केंद्रों को, ताकि वहाँ से डायरेक्ट हम डेटा का ट्रांसफ़र कर सकें, है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसको क्या नाम दिया गया है, RCH को क्या नाम दिया गया है। RCH कहाँ का है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मतलब एक विभाग में कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उन कार्यक्रमों में से किसी एक कार्यक्रम का जो ऑनलाइन पेज होता है उसको पोर्टल कहते हैं, है ना। तो उस पोर्टल से, उस पोर्टल को नाम दिया गया है अनमोल, उससे जोड़ा जा रहा है किसको, आंगनबाड़ी केंद्रों को। ठीक है, मतलब आंगनबाड़ी केंद्रों को तो नहीं जोड़ा जा रहा है, हाँ आंगनबाड़ी केंद्रों को ही समझ लो, है ना, उसमें आने वाले बच्चों, महिलाओं आदि को। अब है अगला कुछ पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। आयुष लाभार्थियों को योग का अभ्यास करने और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए घर पर योग, परिवार के साथ योग और आंगनबाड़ी केंद्रों और परिवारों के अभियानों का प्रचार करेगा, है ना। मतलब जो सैम और मैम के अंतर्गत बच्चे आते हैं, कुपोषित बच्चे, बौने बच्चे, एनीमिया से पीड़ित बच्चे, इनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए आयुष विभाग द्वारा क्या प्रचारित किया जाएगा कि योग करो, घर में योग करो, परिवार के साथ योग करो, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा योग के लिए, और उसके माध्यम से भी उनको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक,
आयुष मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो जो आयुष विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, वो तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा योग आदि के लिए और बच्चों में स्वास्थ्य के सुधार के लिए, है ना। इसके अंतर्गत बच्चों में पोषण के स्तर को मापने का प्रयास किया जाएगा। बच्चों में पोषण के स्तर को कैसे मापें, तो मापेगा कौन? आयुष विभाग का जो तकनीकी सहायता प्रदान होगा वो। यह गुड़ के उपयोग मोरेंग मतलब सहजन या मुनगा, जिसको जानते हैं सहजन या मुनगा के नाम से, उसको मोरेंग कहते हैं। तो ये जो सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 है वह गुड़ के उपयोग मोरेंग जैसे स्वदेशी पौधों के साथ फोर्टिफिकेशन और भोजन की कम मात्रा में उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाली सामग्री को बढ़ावा देता है ना। तो ये जो सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 है किसके उपयोग को बढ़ावा देगा? गुड़ के उपयोग को, मुनगे के उपयोग को, जिसको सहजन या मोरेंग भी कहते हैं, और इसी तरह के अन्य स्वदेशी पौधों को, है ना, जो कम मात्रा में अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं और अधिक प्रोटीन विटामिन आदि प्रदान करते हैं, ऐसे को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। तो ये हो गया सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? ICDS और पोषण अभियान के नाम से जाना जाता था। अब इसको सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें आगे और कुछ। अब है बात ये कि यहाँ तक तो ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि पुस्तक कौन सा पढ़ें, है ना। तो मार्केट में ढेर सारी पुस्तकें हैं, 12-13 प्रकार की पुस्तकें आ चुकी हैं। तो उनमें से कुछ पुस्तक तो पुराने सिलेबस के हिसाब से ही हैं, तो थोड़ा देख के पढ़िएगा। कुछ लोग क्या किए हैं, पुराने सिलेबस के हिसाब से ही पुस्तक निकाल दिए हैं और नया चीज़ उसमें 1-2 पॉइंट ही जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा देख के पुस्तक लीजिएगा, है ना। साथ ही ऐसे पुस्तकों को लीजिएगा, थोड़ा सा खोल के पढ़िएगा, ठीक है, और उस हिसाब से पुस्तक को लीजिएगा। तो कुछ पुस्तकों में पुराने सिलेबस के हिसाब से दिया हुआ है, कुछ पुस्तकें बहुत शॉर्ट में हैं, और कुछ पुस्तकों में तो इतनी ज़्यादा डेटा दिए हुए हैं जिनको याद नहीं किया जा सकता, है ना। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को पुस्तक, ये अर्जुना पब्लिकेशन की पुस्तक, ये मैं आपको क्या करूँगा? रिकमेंड करूँगा। ये आप ले सकते हैं। इसको रिकमेंड करने का कारण ये है कि ये पुस्तक, इस पुस्तक का संकलन मैंने खुद किया है और पूरी ईमानदारी से किया है, ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन न छूटने पाए और साथ ही आपको ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े और व्यवस्थित तरीके से सारे डेटा आपको एक जगह मिल जाए। इसके लिए मैंने बहुत सारे शासकीय वेबसाइट का, है ना, और विभिन्न जो पत्र पत्रिकाएं जारी होती हैं विभाग से, उनका अध्ययन किया है और उसके आधार पर बनाया है। पूर्णतः नवीन डेटा पर है एकदम। और साथ ही इसमें जो एक सुपरवाइज़र मैडम है लक्ष्मी शुक्ला, 2022 में वो सुपरवाइज़र पद पे चयनित हुई हैं, उनका क्या मिला है? सहयोग मिला है। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि कहाँ से हम डेटा लें और उसे एग्ज़ाम की दृष्टि से, मतलब छात्राएं कैसे उसको पढ़ सके, इस दृष्टि से कैसे उसका समायोजन किया जाए, इस दिशा में उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और फिर उनके मार्गदर्शन में मैंने क्या किया है? इसका संकलन किया है, ठीक है। और इनके प्रधान संपादक द्विवेदी जी हैं, विजय कुमार द्विवेदी जी, है ना, जो डायरेक्टर हैं, अर्जुना पब्लिकेशन के संपादक हैं, ठीक है। तो हम तीनों ने मिलकर ही इस पुस्तक का क्या किया है? निर्माण किया है और पूरी ईमानदारी से किया है, ताकि डेटा गलत ना होने पाए, आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और एक ही जगह सारी चीज़ें आपको मिल जाए। तो एक बार आप इस पुस्तक को ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा कि सारी चीज़ें लगभग इसमें क्या है? कवर हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य में जो रेडी टू ईट का निर्माण वगैरह है वो चेंज हो गया है ना। राज्य कृषि एवं बीज विकास निगम को दे दिया गया है और कई दिशा निर्देशों में परिवर्तन किया गया है, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हैं, ठीक। और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो एक बार इस पुस्तक को ज़रूर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इसमें सारी चीज़ें हैं। एक बार देखें ज़रूर। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।